वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज। एक बार फिर से हम लौट आए हैं हमारे नई वीडियो के साथ। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ दिखे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। हम यहाँ पर बीकॉम सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 6 एंड एमकॉम सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 4 की सभी क्लासेस लेते हैं। आज हम सीखने वाले हैं यहाँ पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग एमकॉम सेमेस्टर 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी ऑनलाइन एग्जाम्स जो है वो बहुत पास आ गई हैं, तो इसलिए हमने अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर लेक्चर लेने शुरू किए हैं। ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देंगे बिकॉज इनमें से कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सेम रिपीट भी हो सकते हैं, या तो फिर इन क्वेश्चंस की मदद से आपको कोई और MCQ भी सॉल्व करने में हेल्प हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। Which of the following is characteristics of international accounting? इनमें से कौन सा इंटरनेशनल अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है? यूनिवर्सल मेथड है। यस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग यूनिवर्सल मेथड है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ये मेथड को है अप्लाई किया जाता है। ट्रांसलेशन मेथड है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इसे यूज़ करती हैं एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज ये यूनिवर्सल मेथड है, देन ट्रांसलेशन मेथड है एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इसे यूज़ करती हैं। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द इंटरनेशनल अकाउंटिंग? इंटरनेशनल अकाउंटिंग में इनमें से क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, या ये सारे? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज इंटरनेशनल अकाउंटिंग में फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस होते हैं, इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी आता है एंड इंटीग्रेटेड अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं सबके बैलेंसिंग के लिए। तो ये तीनों जो MCQ है, तीनों जो ऑप्शंस हैं वो इंक्लूड होते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग में। इसके बाद है हु डेवलप्ड IFRS? IFRS किसने डेवलप किया था? IFRS का फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, तो ये किसने डेवलप किया है? ऑप्शन है CICA, ICAI, SAIB या IASB। तो इसका आंसर है IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स। इसके बाद है in which year financial accounting standard boards FASB was established? कौन से ईयर में इंडिया फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड स्टैब्लिश हुआ था? 1971, 72, 74 या 73? इसका आंसर है 1973। 1973 में FASB एस्टैब्लिश किया गया था। एंड ये जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था जिसके अंदर IFRS पूछा गया था, तो IFRS का फॉर्म हुआ था, तो 2001 में IFRS को फॉर्म किया गया था। Then which of the following exchange rate is applied to disclose head office account shown in the books of foreign branch while preparing converted trial balance? तो converted trial balance में इनमें से कौन से रेट पर हमारा जो हेड ऑफिस अकाउंट है वो डिस्क्लोज किया जाता है? क्लोजिंग एक्सचेंज रेट, एवरेज एक्सचेंज रेट या ओपनिंग एक्सचेंज रेट, या तो नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, बिकॉज फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं वो हम कन्वर्ट करते हैं हमारे जो रेट है परचेज का उस दिन में। देन अगर वहाँ पर कोई भी रेट नहीं दिया गया है तो हम ओपनिंग रेट लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स में। देन अगर करंट एसेट्स दिया हुआ है या तो करंट लाइबिलिटीज़ है तो उनको क्लोजिंग रेट पे हम एक्सचेंज करते हैं। एंड इन सब के अलावा जो भी चीज़ें हैं जैसे कि परचेज है, एक्सपेंसेस है, इनकम है, ये जो थ्रू आउट द ईयर जिसके ऊपर ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, ये सारे एवरेज के ऊपर जाते हैं। तो लास्ट में बचते हैं हमारे P&L में ट्रांसफ़र करने वाले, हेड ऑफिस से ट्रांसफ़र होने वाले, गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस वाले अकाउंट्स, जो कि यहाँ पे बोला गया है हेड ऑफिस से कोई भी जो भी ट्रांसफ़र होता है कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस में, उसमें कौन सा एक्सचेंज रेट लगता है? तो इसका आंसर आता है कि इसमें कोई भी एक्सचेंज रेट नहीं लगता है, वो इग्नोर किया जाता है, डायरेक्टली अमाउंट जो है इसकी वो ट्रांसफ़र की जाती है। तो इसके अंदर ऑप्शन आएगा आपका, आंसर सही आएगा आपका नन ऑफ द अबव, बिकॉज यहाँ पर कोई भी एक्सचेंज रेट जो है वो नहीं यूज़ होती है। इसके लिए आप
हमारे जो क्वेश्चंस हैं जो हमने इससे पहले सॉल्व करवाए हैं वो भी आप सॉल्व करिए, ताकि आपको एक्चुअली इसका जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से होता है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये MCQ आपको याद भी नहीं रखना पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा, और आपको अगर इसमें थोड़ा सा भी ट्विस्ट करेंगे तो आपको वो चीज़ें पता होंगी। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया कि क्लोजिंग कब यूज़ होता है। क्लोजिंग हमेशा करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी में यूज़ होगा। एवरेज हमारा जो थ्रू आउट द ईयर परचेज सेल एक्सपेंसेस होता है उसमें यूज़ हुआ। एंड ओपनिंग एक्सचेंज रेट जो है वो यूज़ होता है अगर हमें फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यूज उस दिन की नहीं दी है तो। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज Which of the following exchange rate is applied to translate amount sent by foreign subsidiary company to holding company? Foreign subsidiary company से जब holding company में कुछ चेंज कर रहे हैं, हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो कौन सा एक्सचेंज रेट यहाँ पर यूज़ होता है? तो यहाँ पर यूज़ होता है क्लोजिंग नहीं, एवरेज नहीं, ओपनिंग नहीं, एक्चुअल एक्सचेंज रेट। कभी भी ये आपको याद रखना है कि कभी भी फॉरेन सब्सिडियरी से होल्डिंग कंपनी में जब भी ट्रांसलेट किया जाएगा अमाउंट, तो एक्सचेंज रेट जो है वो एक्चुअल रेट पे चेंज होते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट इज अप्लाइड टू ट्रांसलेट करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज ऑफ फॉरेन सब्सिडियरी कंपनी? यानी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी मैंने अभी अभी बताया कौन से रेट से चेंज होते हैं, वो एक्चुअल, एवरेज, ऑपरेटिंग या क्लोजिंग। तो अभी मैंने बताया आपको क्लोजिंग होता है करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी के लिए। आप इसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं, सी एंड सी, ये इस तरह से भी याद रख सकते हैं। इसके बाद In which of the following types of amalgamation assets and liabilities of vendor company are taken without making any changes in its value? यानी वैल्यू में कुछ भी चेंज किए बिना, या इनमें से कौन सा टाइप का अमालगमेशन है जिसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज जो है वो टेकन ओवर कर दी जाती है बिना उसकी वैल्यूज को चेंज किए? परचेज, मर्जर एंड परचेज बोथ, अमालगमेशन या मर्जर? तो इसका आंसर है हमारा मर्जर। जब भी एट द टाइम ऑफ मर्जर यानी अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर अगर है तो एसेट्स और लाइबिलिटी जो है वेंडर कंपनी की वो टेकन ओवर कर दी जाती है उसकी वैल्यूज में कोई भी चेंजेस किए बिना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट इज अप्लाइड टू ट्रांसलेट शेयर कैपिटल ऑफ फॉरेन सब्सिडियरी कंपनी? यानी इनमें से कौन सा एक्सचेंज रेट अप्लाई होता है ट्रांसलेट करने के लिए शेयर कैपिटल ऑफ फॉरेन सब्सिडियरी कंपनी? फॉरेन सब्सिडियरी कंपनी का शेयर कैपिटल के ऊपर एक्सचेंज रेट कौन सा लगता है? एक्चुअल, क्लोजिंग, एवरेज एक्सचेंज रेट या तो रेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर? तो बट ऑब्वियस है जिस दिन हमने शेयर्स को एक्वायर किया होगा उस दिन जो रेट होगा वो रेट यहाँ पर लगेगा। तो रेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर। इसके बाद Which of the following type of amalgamation assets and liabilities of vendor company are taken at their market value? मार्केट वैल्यू में कब लेते हैं? जब कभी भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तब हम उसे मार्केट वैल्यू पे ही परचेज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अमेलगमेशन, मर्जर एंड बोथ, मर्जर या परचेज? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा परचेज। अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ अगर परचेज है तो उसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज जो है वो मार्केट वैल्यू में चेंज होती है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशन? ट्रांसफर प्राइसिंग के रेगुलेशंस के लिए कौन सा सेक्शन इसमें से यूज होता है? तो इसका आंसर है हमारा सेक्शन 92। ये याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है कि कौन सा सेक्शन इसके लिए यूज़ होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि सेक्शन 92 है हमारा जो ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशन के लिए दिया गया है। देन लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग? इनमें से कौन सा ट्रांसफर प्राइसिंग का मेथड नहीं है? रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड या नन ऑफ द अबाउ? तो इसका आंसर है रीसेल, ये प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, ये इसका आंसर जो है वो मेथड नहीं है ट्रांसफर प्राइसिंग की। रीसेल प्राइसिंग मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड एंड थर्ड आता है हमारा आर्म्स लेंथ प्राइसिंग, ये थर्ड मेथड है। यानी ये
3 मेथड्स जो है वो मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग है, कॉस्ट प्लस मेथड, आर्म्स लेंथ एंड रीसेल प्राइस मेथड। तो इसके अलावा बचता है हमारा प्रॉफिट स्प्लिट, जो कि हमारा मेथड नहीं है ट्रांसफर प्राइसिंग का। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो 2020 प्रीवियस ईयर के ही है। 2020 की जो एग्ज़ाम हुई थी सितंबर में, सारे क्वेश्चंस वहीं से लिए हुए हैं। इसके बाद के भी पेपर्स के क्वेश्चंस जो हैं, मतलब इससे पहले के क्वेश्चंस, वो भी हम धीरे धीरे लेकर आएंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस में डाउट है, जो आपके पास अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बता सकते हैं। हम उसे सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। हमारे अलग अलग चैनल्स हैं, हमारे अलग अलग सोर्सेज, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। लाइक टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पे तो आप हमें सब्सक्राइब कर ही चुके हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।